हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं दैट इज़ रोल्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड में भी पूछा जाता है, जे मेंस में भी पूछे जाते हैं और जे एडवांस में भी पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन बच्चों करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो साथ जुड़े रहें, लेक्चर्स को ज़रूर देखें, सारे लेक्चर्स को देखें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें बच्चों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों बहुत जल्दी से हम लोग अपने काम पे, दैट इज़ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है जिसको हमें समझना होगा, वो काफ़ी आसान होता है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट तो काफ़ी आसान है, समझना भी काफ़ी आसान है, लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई करना वो आपको सीखना है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम, तो अब देखिए रोल्स थ्योरम के लिए हमें एक फंक्शन लेना बच्चों, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होना चाहिए। और किसी एक इंटरवल में उस फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे बच्चों, और वो इंटरवल कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि क्लोज लगाया कि ओपन लगाया, इन सब बातों का भी बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों, ठीक है। अभी जो फंक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं तभी हम लोग इस पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर सकते, लगा सकते हैं। तो वो है कि इफ़ गिवन फंक्शन इज, उसकी कुछ कंडीशंस हैं बच्चों। गिवन फंक्शन इज, ए पार्ट है इसका कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए और बी में, ठीक है। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए एंड बी में, ठीक है। डिफरेंशिएबल कैसा होना चाहिए बच्चों? डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए एंड बी। और तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर है कि ए पे जो वैल्यू है वही बी पर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा रोल्स थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि एफ डैश सी जीरो होगा फॉर एटलीस्ट, कम से कम एक ऐसा सी होगा जिसके लिए एफ डैश सी जीरो होगा और वो सी हमारा ए और बी के बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये बोलता है ये रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए और बी में। फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर है। फिर जो एफ डैश सी है बच्चों वो जीरो है, कम से कम एक सी की वैल्यू के लिए जो कि लाई कर रही ए और बी के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उससे पहले आप लॉजिक को समझिए इसकी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, तो ये ए वैल्यू है और ये एक बी वैल्यू है। तो देखो जहाँ ए है वहीं बी भी है, उसकी वाई की वैल्यू सेम है, मतलब उसका जो आउटपुट वैल्यू आ रहा है ए पे और बी पे सेम है, क्योंकि बोल रहा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यानी कि हर जगह वैल्यू ए से बी तक है और डिफरेंशिएबल, यानी कि शार्प कॉर्नर नहीं है कहीं। तो फंक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसे कहा कि पहले फंक्शन ऊपर गया और फिर नीचे आया फंक्शन, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा सिचुएशन आया बच्चों जहाँ पे इस कर्व पे टेंजेंट डालेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्योंकि यहीं से चालू अगर आपने इसको उठाया है तो इसे फिर आपको नीचे भी लाना होगा। तो ये पहले इंक्रीजिंग रहेगा तो फिर डिक्रीजिंग होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं स्लोप जरूर जो है जीरो के बराबर हुआ होगा। अब ये एक ही तरीका नहीं है बच्चों ऐसा होने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जहां पर जो है एफ डैश सी जीरो होना चाहिए इनके बीच में। एक से ज़्यादा भी सिचुएशंस यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे ए है, बी है, अब मान लो यू गया कर्व और यू गया कर्व, तो आप देखिए दो बार ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। आप कोई ऐसा कर्व नहीं बना सकते जिसमें कि एफ डैश सी इनके बीच में जीरो ना हो। तो यहाँ पर एफ डैश सी वन, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एफ डैश सी टू, तो एटलीस्ट लिखा हुआ था कम से कम एक जगह, तो दो भी देखिए हो सकता है।
ज़्यादा भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एफ ए एफ बी है, ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे, तो कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं सी की जो ए और बी के बीच में लाई कर रही हैं, और वहाँ पर एफ डैश सी जो है 0 होता है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, तो कई सारे मीन वैल्यू थ्योरम्स होते हैं बच्चों, ठीक है, कई सारे मीन वैल्यूज थ्योरम होते हैं। एक आप पहले पढ़ चुके हो, याद ही होगा आपको, IMVT थ्योरम, याद है कि नहीं? मीन वैल्यू थ्योरम में एक थ्योरम आप पढ़ चुके हो, IMVT, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कंटिन्यूटी वगैरह में पढ़ा था आपने, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर एफ ए पॉजिटिव हो, कहीं पे एफ बी अगर निगेटिव है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा। दैट इज इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। अब सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो रोल्स थ्योरम है, जो कि डिफरेंशिएशन के बारे में बात करता है बच्चों। और अभी आगे चलकर हम लोग एक और थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, दैट इज थर्ड वन। तो ये भी हमें पढ़ना है बच्चों। अब बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आता है बच्चों रोल्स थ्योरम, तो कंडीशन आपको पूरी ऐसे एज इट इज लिखनी है, ये याद रखना है आपको, पूरा ऐसे ही लिखना है बच्चों रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है, तो मतलब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से सीखिएगा इसको। तो एफ एक्स जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। अब देखो यानी कि रोल्स थ्योरम इस 1 से 2 के बीच में, तो आप पूरा लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सोल्यूशन में हम लोग बोलेंगे बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन में कि एफ एक्स जो है इज पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है, विच इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस है वो तो पूरे आर में ही होता है, तो 1,2 में भी है, एंड डिफरेंशिएबल है, जिसमें चाहिए उसमें तो है ही है, ये तो आगे पीछे सब जगह है, लेकिन अपने को जहाँ चाहिए जितने में लगता है वो लिख लेंगे हम लोग 1,2। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 होना चाहिए, तो वो हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट गिव्स अस 0। फिर f ऑफ 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इज 0, ठीक है। तो अब आप देखिए कि दोनों बराबर है, f1 इज इक्वल टू f2, तो अब हम लोग रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम लगाने के लिए हम लोग f डैश x को 0 करेंगे बच्चों, f डैश x पहले निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर ही लेते हो अब, 2x माइनस 3, अब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो आई है 3/2 है, उसको c बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि f डैश c इज इक्वल टू 0 एंड c शुड लाई बिटवीन a एंड b, ठीक है, a और b में। तो हाफ जो है क्या वो लाई करता है, देखो किसके बीच में, 1.5 है ना, ये हाफ क्यों लिख रहे हैं, 3/2 आया, तो वो 1 और 2 के बीच में 1.5 लाई करता है, तो हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ऐसे आपको करना है, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बाकी की लैंग्वेज आपको बोर्ड में कैसे लिखनी
अब आरडी वगैरह बुक में पूरा देख सकते प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो सब आपको आता ही है पिछले चैप्टर से। अब जैसे एक क्वेश्चन है x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b एंड m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आप पूरा रोल्स थ्योरम पहले लिख लोगे। अब ये क्योंकि कैसा फंक्शन है, अब आप देखिए कि ये पॉलिनोमियल है, तो वो सब आप लिख लोगे कि इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन हैंस कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, रोज थ्योरम कंडीशन वेरीफाइड, ठीक है। रोज थ्योरम कंडीशन वेरीफाइड हो गई है, ठीक है। जो जो शुरुआती दो होती हैं वो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा इस बात को। अब हम यहाँ पर एक चीज़ चेक करते हैं, दैट इज़ एफ ए क्या एफ बी के बराबर है, तो जीरो आ रहा है एफ ए, तो ए रखोगे यहाँ पर, तो ए माइनस ए तो जीरो कर दें। इसी तरीके से क्लियरली एफ बी भी जीरो आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं इस बात को कि एफ ए एफ बी के बराबर बच्चों? अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है और ये दिखाना है कि ए और बी के बीच में पॉइंट आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं वैल्यूज़, यहाँ पर 1 2 3 4 इसी टाइप की हो सकती है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स माइनस ए की पावर एम को एज इट इज़ रख दिया बच्चों, बाकी एन टाइम्स एक्स माइनस बी हो जाएगा। प्लस करेंगे अगली बार एक्स माइनस बी की पावर एन हो जाएगा और एम टाइम्स एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा m माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो हो गया, अब यहां से हम लोग x माइनस ए की पावर m माइनस वन, यहां से x माइनस बी की पावर n माइनस वन, ये सब निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ से ब्रैकेट में n टाइम्स x माइनस ए, यहाँ पे m टाइम्स x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इनके ये क्या है, ए ही इसका रूट हो सकता है, बी ही इसका रूट हो सकता है, तो वो हमें लेना नहीं, क्योंकि हमारा जो x यहाँ पे हमें चाहिए वो a और b के बीच में, तो ये जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब यही जीरो होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो nx माइनस ए एन प्लस एम एक्स माइनस यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो m प्लस एन टाइम्स x इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एम, तो x की वैल्यू आ रही है ए एन प्लस बी एम डिवाइडेड बाई m प्लस एन, ठीक है। तो इट्स लाइक अ वेटेड एवरेज, वेटेड मीन, जो कि a और b के बीच में ही लाई करेगा। तो ए एन प्लस बी एम अपॉन m प्लस एन दैट लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल a कॉमा b, हेंस बच्चों प्रूव्ड, हेंस बच्चों प्रूव्ड। तो क्लियर है भाई, समझ में आ गया क्या रोल्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट आपका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये दो पार्ट हम लोगों ने इसके कर लिए। अब मान लीजिए यहीं पर लिखा रहता है जो क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सब कुछ एज इट इज़ है और x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर m और x बिलोंग्स टू a कॉमा बी भी वही है, सब कुछ वही है, केवल एक छोटा सा चेंज हम लोगों ने कर दिया कि यहाँ पर हम लोगों बोला कि m और n जो है वो इंटीजर है। m और n क्या है बच्चों, यहाँ पर इंटीजर है। अब देखो m और n क्या होता है बच्चों, माइनस इंटीजर के लिए अगर निगेटिव नंबर रहेगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों a और b वैल्यूज़ पर, लेकिन हमें तो a और b पे इसे रखना है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखें, अगर निगेटिव वैल्यूज़ आ रही बच्चों, इफ़ m कॉमा n जो है वो हमारा i माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज़ नॉट वैलिड,
क्योंकि कोई ना कोई ऐसे पॉइंट आएंगे बच्चों जहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके बीच में तो वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वहाँ दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए रोल्स थ्योरम ऐसे सवालों में आपको ध्यान से चेक करना है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट कम। तो अगर mn z+ दिया गया हो तब तो हम लोग बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम वैलिड है, लेकिन अगर कहीं निगेटिव आ गए बच्चों तो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड, ठीक है, इज वैलिड। तो ये ध्यान रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी बात पर। तो यहां पर जैसे दिया है कि fx इज इक्वल टू 1/mod x, और इन्होंने बोल दिया कि x लाइज बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। तो क्लियरली आप इसका डोमेन अगर देखें तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो फिर अनडिफाइंड बाई एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ऐसे लिखना होगा आपको। हेंस बोर्ड में ऐसे ही आएंगे, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि उसकी कंडीशंस हैं। अगर वो अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होता है, तो इज नॉट अप्लीकेबल इन सच सिनेरियोज। तो क्लियर है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आप रोल्स थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि fx जो है वो x टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स e की पावर -x/2 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3, 0। अब हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो इस पर हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। तो अगर हम बात करें -3 से 0 पे तो कोई बात नहीं, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या एक्सपोनेंशियल है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो किसी तरीके की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब बस केवल इट्स कॉन्टिन्यूस एंड ये सब आपको थ्योरम व्योरम जो सीखे हैं वो आप कंटिन्यूटी और उसमें चैप्टर में उनको अप्लाई करके आपको बोलना पड़ेगा कि इट्स कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। जो भी स्टेटमेंट होता है कि कॉन्टिन्यूस तो क्लोज्ड इंटरवल -3, 0 पे होना चाहिए, डिफरेंशिएबल -3, 0 पे ओपन इंटरवल होना चाहिए। फिर हमें चेक करना पड़ता है f ऑफ -3 विच इज़ क्लियरली 0। बच्चों -3 रखोगे 0 हो जाए, f0 भी आपका 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए। तो f' निकालने जाते हो आप, 3 फंक्शन है तो 2 को एज इट इज़ रखते हो और एक को डिफरेंशिएट करते हो आप। तो x प्लस 3 को हमने कर दिया तो 1 आया, प्लस इस बार हम लोगों ने x इंटू ई की पावर -x/2 मतलब x प्लस 3 को ऐसे रख दिया, और इस बार जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया वो x को किया, 1 आया। अगली बार x और x प्लस 3 को रख दिया हम लोगों ने, और e की पावर -x/2, और यहाँ पर एक -1/2 भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा f' आया है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या 0 हो रहा है f'। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप, e की पावर -x/2 तो कहीं 0 नहीं होता, आपको पता ही। यहाँ से x आया, यहाँ से x प्लस 3 आया, और यहाँ से -12x इंटू x प्लस 3 आया, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी यही 0 होगा, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 2x प्लस 3 तो 4x प्लस 6 हो जाएगा इधर से, माइनस आप x² और माइनस आप 3x रखें, तो -x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब एक तो वैल्यू आ रही है, इसको इधर ही कर देते हैं, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
दैट इम्प्लाइज कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -t। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि -3, 0 के बीच में, ठीक है, क्या 3 आ रहा है? नहीं। -2 आ रहा है क्या? यस। तो -2 आ रहा है तो बस, यानी कि -2 लाइज बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल -3 और 0 के बीच में, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये सब बोर्ड टाइप के क्वेश्चन है। अब हाँ, अब आप बिना मतलब ये अप्लाई करें, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल दिखाए बगैर बच्चों इसको करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, अब देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए होते हैं, यानी कि जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो कैसे आते थे, फिर ऑब्जेक्टिव पेपर में किस तरीके के आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने की बच्चों यहाँ पर आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन नहीं, वही एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आप इस टॉपिक से ज़रूर देखें बच्चों, जो भी खास तौर पे प्रीवियस ईयर में आए हो, जे एडवांस वगैरह में, उनको तो आपको सब एक एक क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कैसे क्या सोचना होता है अपने, जितने क्योंकि क्वेश्चन करोगे उसी से सीख पाओगे। तो सो दैट बिटवीन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब जैसे पूछ सकते क्या इनके बीच में जो भी क्वेश्चन है उसको, जो सब्जेक्टिव उसको भी ऑब्जेक्टिव बना ही सकते हो बच्चों। तो सो दैट बिटवीन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन e की पावर -x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स के बीच में पूछ रहे हैं एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन, साइन एक्स माइनस e की पावर -x इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट। अब देखो, जब भी ऐसे बोले कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस बिटवीन टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट, तो ये आप समझ सकते हो कि रोल्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, रूट की बात हो रही है, एटलीस्ट वर्ड यूज है ना, एक रूट। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ये एफ है। ठीक है, समझो कि e की पावर -x माइनस कॉस एक्स जो है वो एफ है। यहाँ पे आपको समझना है कि एफ है e की पावर -x माइनस कॉस एक्स, और इस फंक्शन की दो रूट्स हैं बच्चों, क्योंकि बोल रहे हैं बिटवीन टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मान लीजिए वो रूट्स जो हैं हमारे वो कुछ हैं, ठीक है, सो दैट बिटवीन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस। तो मान लीजिए वो रूट है एफ अल्फा, तो एफ अल्फा 0 है और एफ बीटा 0 है। तो ये अल्फा, यानी कि ये जो एफ फंक्शन है, ये एक्चुअली जो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है वो अल्फा से लेकर बीटा तक, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस तो है ही, ये डिफरेंशिएबल भी है बच्चों इनके बीच में, कहीं ऐसा नहीं कि इसके डोमेन में कोई दिक्कत है, कहीं ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रोल्स थ्योरम लाई कर रहा है। तो अब हमारा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई अगर आपके ये एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा होता है, तो एफ डैश एक्स जो होता है वो कहीं एक पॉइंट पर कम से कम 0 होता है। तो वो कहीं ये तो नहीं, ये कहीं वो तो नहीं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जैसे, तो ये साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस प्लस, और फिर माइनस, तो ये तो एफ डैश एक्स है, ये तो होगा ही 0 इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो फॉर सम वैल्यू, यानी कि एफ डैश सी इज 0 वेयर सी लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो कम से कम एक रूट तो इसका लाई करेगा ही, क्योंकि भाई ये होता ही है, ये तो थ्योरम ही बोलती है, हमारी रोल्स थ्योरम ही बोलती है बच्चों कि ऐसा होता ही है। तो यानी कि एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट वन रूट अल्फा बीटा में एज पर रोल्स थ्योरम, एज पर रोल्स थ्योरम। बताइए भाई कोई दिक्कत है किसी को? एज पर रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 टाइम्स एल एन एक्स, प्रूव दैट इक्वेशन
prove that equation x ln x is equal to 2 minus x has at least one solution between fx is equal to x minus 2 ln x. Prove that equation x ln x is equal to 2 minus x has at least one solution between 1 and 2, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर भी कहानी देखिए कुछ वैसी है कि इसको अगर हम लोग फंक्शन मान लें तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में इसमें रोल्स थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग कि f1 की वैल्यू क्या है, तो f1 जब रखोगे आप तो 1 माइनस 2 इंटू ln 1 करोगे तो 0 आ ही जाएगा, और f2 जब करोगे तो वो ये वाला चीज़ 0 कर देगा, तो ln 2 रहेगा तो भी 0 आ जाएगा। तो यानी कि f1 इज इक्वल टू f2 है। तो यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है ना, यानी कि f डैश एक्स, उसका एक रूट लाई करना चाहिए। तो f डैश एक्स यहाँ से निकाल लो भाई, तो ln x आएगा केवल जब डिफरेंशिएट इसको करेंगे। अगली बार x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और इसका 1/x आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखो, शायद ये आ रहा हो x ln x, इसको इधर भेज दो तो ये देखो ये वही है 2 माइनस एक्स, इसका f डैश एक्स है जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो ये तो क्या है, ये तो f डैश एक्स तो 0 होगा ही ना 1 और 2 के बीच में, तो हो गया अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम x लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो हेंस इट हैज वन रूट बिकॉज इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस fx। तो क्लियर है, क्योंकि ये वही है, वही तो एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे दिस थिंग एटलीस्ट possess one solution between 1 and 2। क्लियर है। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों जिसमें कंडीशन दी रहती है। इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, ऐसे कंडीशन दी गई, देन बोल रहे हैं कि सो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन बिटवीन 0 to 1। तो देखो अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है कि ये अगर है तो शो करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का रूट जो है यहाँ, यानी कि ये खुद एफ डैश एक्स है। समझ रहे बच्चों, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है किसी और फंक्शन पे, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए कि एफ एक्स पे जाने के लिए, यानी कि जिस पे चेक किया जाता है रोल्स थ्योरम, उस पे जाने के लिए अपने को अब इंटीग्रेट करके यहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले इंटीग्रेशन पढ़ा देता हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि लगता है, देखिए अब लग रहा है। अब आप अगर मान लीजिए ऑर्डर में चलेंगे जैसे बुक्स में दिया रहता है तो फिर तो दिक्कत आती है। अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1, यानी कि आपको रोल्स थ्योरम जो अप्लाई करना है वो इसी के बीच में, यानी कि f0 इज इक्वल टू f1 आना चाहिए। तो 0 रखेंगे तो यहाँ से तो d आएगा, और 1 रखेंगे तो a/3 प्लस b/2 प्लस c और प्लस d। देखिए d तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, a/3 प्लस b/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो ये 2a 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू
0। तो ये कंडीशन तो है ही है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो उल्टा मतलब ये गिवन है तो इसका मतलब f0 इज इक्वल टू f1। बाकी fx तो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है ही है, तो इस fx का f डैश x जो है इसका एटलीस्ट एक रूट तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हो गया, मतलब हो गया बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है, वो डिफरेंशिएबल है, and also f1 is equal to f2, hence f dash x is equal to 0, which is ax square plus bx plus c is equal to 0, has at least one root in between x belonging to 0 से 1। तो हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो ऐसे मतलब पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आते थे। अब पूछ सकते हैं ना कि स्टेटमेंट्स लिख दे कई सारे, क्या इसका रूट इसके बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा, इससे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं आपसे। वैसे उन्होंने अलग तरीके के क्वेश्चन सोच रखे कि आपसे कैसे पूछना, वहाँ तक भी पहुँचेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रूव दैट वाले क्वेश्चन भी आप समझिए। तो प्रूव दैट इक्वेशन cos x plus 2 cos 2x plus 4 cos 3x is equal to 0 हैज। अब देखिए फिर से इस इक्वेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं ये समझिए। हैज़ एटलीस्ट, तो यानी कि एटलीस्ट वर्ड इसके साथ यूज़ किया बच्चों, बोल रहे हैं कि एक सोल्यूशन, हैज़ वन सोल्यूशन इन। तो वैसे ही हो गया ना क्वेश्चन पिछली बड़े टाइप का। अब इसमें देखिए 0 से पाई के बीच में इसका कम से कम एक सोल्यूशन लाई करता है, तो यानी कि ये जो बात हो रही है ना वो इस f डैश x के बारे में बात हो रही है बच्चों। यानी कि f डैश x जो है वो cos x प्लस 2 cos 2x प्लस 4 cos 3x है, ये 0 है इसके बीच में। यानी कि f डैश x से अपने को fx जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट जब करोगे तो ये sin x आएगा, तो ये 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि sin 2x आएगा। इतनी तेज़ी से आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। तो 4/3 sin 3x आएगा और साथ में आएगा सब कांस्टेंट k। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब देखिए 0 और पाई दोनों पे आपको f0 करोगे तो f0 k आ रहा है बच्चों, 0 रखो जाके, और f पाई भी रखोगे तो f पाई पे भी sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई, तो k आ रहा है। तो यानी बराबर है, ये f0 इज इक्वल टू f पाई है। बाकी ये सब कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, c एंड d इसमें लग ही रहा है। ठीक है, अपने अपने डोमेन में, यानी इसके लिए तो क्लोज्ड आपको लिखना पड़ता है और इसके लिए आपको ओपन लिखना पड़ता है। सब वैलिड बच्चों, f0 f पाई है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तीनों कंडीशन वैलिड है। तो फिर क्या, फिर तो प्रूव्ड है ना, फिर तो प्रूव्ड है कि f डैश x, यानी कि जो भी ये पूरा 3 जहाँ लिखा हुआ है हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन, तो प्रूव हो गया ना। फिर हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, तो प्रूव हो गया बच्चों ये। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है IMVT से, क्योंकि ये बोल रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये 0 हो रहा है। जब भी 0 होता है तो अगर हम cos 0 और cos पाई के अलग अलग साइंस दिखा दें, यानी कि fx लें, इसको gx बोल देते हैं इस फंक्शन। तो gx हमारा फंक्शन था cos x प्लस 2 cos 2x प्लस 4 cos 3x। तो अब अगर हम g ऑफ 0 देखें तो cos 0 1 प्लस 2
+4, यानी कि 7 वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी कि g ऑफ 0 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब g ऑफ पाई आप देखिए तो पाई क्या करेगा भाई, कॉस पाई इसको -1 बनाएगा, कॉस 2 पाई इसको +1 बनाएगा, 2 देगा, और cos 3 पाई इसको फिर से माइनस देगा तो -4। तो ये देखिए -5 + 2 यानी कि -3 है, यानी कि g ऑफ पाई जो है वो लेस दैन 0 है। तो अब आप देखिए, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ऑब्वियसली अगर g ऑफ 0 ग्रेटर दैन 0 है और g ऑफ पाई लेस दैन 0 है, तो अकॉर्डिंग टू IMVT, इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू IMVT gx is 0 for at least one root, for at least one root x belonging to open interval 0 से पाई। तो क्लियर है भाई, तो आ रहा है समझ में, कर लोगे इस काम को आप। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितने सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग। इफ fx सेटिस्फाइड, अब देखते जाओ मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरीके के, सारा बैंडविड्थ क्वेश्चंस का आपको दिखाया जा रहा है। इफ fx सेटिस्फाइज all necessary conditions of Rolle's theorem, then prove that between any two consecutive zeros of f dash x, there can be, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चों, there can be at most one zero of fx। तो देखो अगर fx के बारे में कह रहे हैं कि वो सारी नेसेसरी कंडीशंस रोल्स थ्योरम की अप्लाई करता है, तो हमें क्या करना है कि दो कंसेक्यूटिव जीरो ऑफ एफ डैश एक्स के दो कंसेक्यूटिव जीरो में, कंसेक्यूटिव मतलब बीच में और कोई जीरो नहीं आ रहा, तो कम से कम एक जीरो आना चाहिए एफ एक्स का। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग बच्चों, अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आसान नहीं है समझना, थोड़ा सा लैंग्वेज, शुरुआती लैंग्वेज थोड़ी सी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ किसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एफ एक्स के ऊपर रोल्स थ्योरम, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एफ एक्स सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम बोल, देन प्रूव दैट बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव जीरो, और बात किसके, दो जीरो के बारे में बात करें एफ डैश एक्स की, और फिर किसके जीरो के बारे में बोले कि कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट हो सकता है केवल एफ एक्स का। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, मान लेते हैं कि इसके दो कंसेक्यूटिव जो रूट्स हैं, यानी कि भाई इसके बीच में अब कोई रूट नहीं है, अल्फा में रूट है तो बीटा में रूट है। एफ डैश एक्स के बारे में बात करें तो यानी कि एफ डैश अल्फा जीरो है बच्चों, और साथ में एफ डैश बीटा जीरो है, एंड देयर इज नो पॉइंट, यानी कि एक्स, ऐसा कोई एक्स नहीं लाई करता अल्फा बीटा में जो एफ डैश एक्स को जीरो बनाता हो। अब कोई और नहीं है, क्योंकि दीज आर कंसेक्यूटिव जीरोस, तो एफ डैश एक्स इज नॉट जीरो। अब हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कम से कम एक जीरो, तो हम उल्टा है ना, वो जैसे वो √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ करने के लिए पहले रेशनल मानना पड़ता है, तो उल्टा जाना पड़ता है बच्चों ऐसे सवालों के लिए। तो हम कहेंगे कि छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो, हम मानेंगे कि कम से कम, वो कह रहे हैं एटमोस्ट एक जीरो होना चाहिए एफ एक्स का, हम कहेंगे अल्फा बीटा के अंदर एफ एक्स के दो जीरो है, उल्टा। तो अज्यूम करिए, बहुत ध्यान से चलना है आपको, एक एक पग संभाल के रखने बच्चों और समझते जाने। तो
तो हम क्या कह रहे हैं कि अज्यूम करो एफ एक्स जीरो है, और कितने बार जीरो है, 2 बार। हमने कहा 2 बार है, फॉर 2 टाइम्स, फॉर 2 टाइम्स एक्स, मतलब पहले लगता है कि मुश्किल है पर है नहीं। एट, और उनको 2 नाम भी दे दिया हमने कि भाई देख लो ये 2 नाम हैं, एम और एन, ठीक है। एम और एन वो पॉइंट है जहाँ पे एफ एक्स जीरो होता है, यानी कि एफ एम जीरो है एंड एफ एन जीरो है। और बाकी तो बोला ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, सारी कहानी है। अब आप समझिएगा बात ही को बहुत बढ़िया समझ लीजिए बच्चों। तो ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है बच्चों, और हम एफ एक्स के बारे में बोल रहे हैं कि वो 2 बार जीरो हो गया, यानी कि यहाँ एफ एम जीरो है बच्चों, एम और एन। तो यहाँ एफ एम जीरो है और यहाँ एफ एन जीरो है। अब एफ एम जीरो है, एफ एन जीरो है 2 पॉइंट पे, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है बच्चों। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में इनके एफ डैश एक्स को जीरो होना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि हमने मान लिया कि एफ एम जीरो है और एफ एन 2 बार मतलब जीरो, एफ एम इज जीरो, एफ एन इज जीरो, और एफ एक्स तो बोल ही रहे हैं कि सारी कंडीशन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। भाई देख लो एफ एक्स इज जीरो फॉर 2 टाइम्स एंड इट, दिया ये क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल नेसेसरी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये सारी कंडीशन करता और हम मान रहे हैं कि ये 2 टाइम जीरो हुआ है, तो इसका मतलब एक बार एफ डैश एक्स और जीरो होना चाहिए। लेकिन हमें गिवन है कि नहीं नहीं नहीं, अल्फा और बीटा पे ही केवल एफ डैश एक्स जीरो होता, बीच के किसी पॉइंट पर जीरो होता ही नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एट एफ डैश है ना कॉन्टिन्यूस, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो for at least one root x belonging to m comma n। तो दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी बात पे, उसका इम्पैक्ट ये है हमारी बात पे कि अल्फा बीटा आर नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। बट that is given in problem, but that is given in problem। hence फिर कुछ तो गलत है भाई, कुछ तो गलत है, रोल्स थ्योरम तो गलत नहीं हो सकता है। तो समथिंग इज रॉन्ग, तो समथिंग इज रॉन्ग इज व्हाट वी अज्यूम्ड इज कैन बी ओनली रॉन्ग, है ना। हमारे एजम्पशंस ही गलत होते, फैक्ट्स थोड़ी ना गलत होते। तो यानी कि एजम्पशन इज रॉन्ग, और एजम्पशन क्या था भाई कि एफ एक्स कैन हैव, एफ एक्स can have at most have एफ एक्स के 2 रूट से एक पॉइंट गलत है, तो एफ एक्स के क्या होंगे अब, या तो होगा ही नहीं रूट या एक जीरो होगा। hence एफ एक्स कैन हैव, hence एफ एक्स कैन हैव at most 1 जीरो, hence एफ एक्स कैन हैव at most 1 जीरो, ठीक है। तो क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सीखिएगा बच्चों। तो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स are differentiable function such that f dash x into gx is not equal to g dash x into fx।
तो if fx and gx are differentiable functions such that f dash x into gx is not equal to g dash x into fx, then prove that between any two real solutions of fx equal to 0, there is at least one real solution of gx is equal to 0. तो ये भी काफ़ी टफ है बच्चों क्वेश्चन, ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है। आईआईटीज़ में जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आसान तो नहीं है किसी भी एंगल से, लैंग्वेज ही पढ़ के आपको लग रहा होगा। तो कैसे अप्रोच करें, कैसे, देखिए आप रोज़ थ्योरम कितना आसान है, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, वैसे बोर्ड में नहीं आते, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछते। बोर्ड वाले अलग कैटेगरी थी जो शुरुआत में कराए थे, फिर एक कैटेगरी थी जो जेईई मेंस में कि भाई ये कंडीशन होगी तो ये होगा, है ना, वैसा करके, जैसे जिसमें एक a प्लस समथिंग वॉज इक्वल टू 0, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, बना के इसका भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि आजकल कैसे आ रहे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आए हैं रोज़ थ्योरम के ऊपर, ठीक है। फिर लैग्रेंजेस भी पढ़ लेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी थॉट्स की। भाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करने का ही मेन मकसद है बच्चों, ये नहीं रोज़ थ्योरम पढ़ाना इज़ नॉट अ बिग डील, पर क्वेश्चन क्या हम कर पाएंगे जे एडवांस के पेपर का, दैट इज़ द थिंग दैट वी वांट टू बिल्ड अप। क्या जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, तो हमारे कोर्स का यही है कि भैया आपको इतना पढ़ाया जाए कि आप उस लेवल के हो जाओ कि टैकल कर लो क्वेश्चन को। बाकी तो वो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करके अपने आप को बिल्ड करते हैं, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये इक्वल नहीं है। देन प्रूव दैट एनी टू रियल सोल्यूशन ऑफ फॉर, देन प्रूव दैट, क्या लिखा था, देन प्रूव दैट बिटवीन एनी, हाँ बिटवीन है, between any two real solution of fx is equal to there is at least one real solution of gx is equal to 0। तो अब देखिए भैया कैसे करें, मतलब बहुत टेढ़ी खीर है बच्चों इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। तो क्वेश्चन का एक ही तरीका है बच्चों एक नया फंक्शन मानने का, और ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है ना, ये जो कहानी लिखी है ना, ये बड़ी ही अच्छी कहानी बच्चों की, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, और इसको अगर मैं इधर भेजूँ तो ये g डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये कुछ हमें चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे देखो मैं तुम्हें कहीं दिखता हूँ, मुझे देखो मैं तुम्हें कहीं दिखता हूँ। तो ये अगर मैं इसमें इस वाली कंडीशन में अगर मैं क्या करूँ, नीचे gx का स्क्वायर कर दूँ, से डिवाइड कर दूँ बच्चों, तो ये कुछ लगने लगेगा। यहाँ पे नीचे gx का होल स्क्वायर कर दूँ, अगर ऐसे कर दूँ, ये जीरो नहीं है, gx जीरो ना हो तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, तो यानी कि एच एक्स को हम लोग ये चीज़ लाना है अगर अपने पिक्चर में, तो हमें एच एक्स को मानना पड़ेगा कि एच एक्स जो है वो एफ एक्स बाई जी एक्स है। जो एच एक्स है वो क्या है, एफ एक्स बाई जी एक्स है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, गिवन है कि एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ये एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बोल रहे हैं एफ एक्स जी एक्स डिफरेंस। केवल एक ही चीज़ जो है यहाँ पर हमें देखनी, ठीक है, एक ही चीज़ हमको यहाँ पर बस देखनी है जी एक्स के बारे में, कि वो डिनोमिनेटर में है, उसी से देखिए कहानी बनेगी। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जाता है उसको आप लाइकली नहीं ले सकते। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एक्स जो है भाई वो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल। दो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे मान ली कि एफ एक्स जो है भाई देखिए वो, देन प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल सोल्यूशन देयर इज एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दो रियल सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स जीरो मान रहे हैं हम लोग, तो खुद ही कह रहे हैं कि दो रियल सोल्यूशन ले लो। तो वो दो रियल सोल्यूशन हम लोगों ने लिया
x इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा पे। तो यानी कि एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ तो रोज थ्योरम अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस भी है एफ एक्स दो, तो यानी कि एफ डैश एक्स यहाँ पर एक बार बीच में 0 हो सकता है। ये तो कहानी आपको पता। अब हम देखो यहाँ पे अज्यूम करने जा रहे हैं बच्चों, एजम्पशन मानेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एजम्पशन से ही करते हैं। तो एज्यूम करिए बच्चों कि जी एक्स, वो कह रहे कि जी एक्स 0 है, वो कह रहे कि जी एक्स देयर इज एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं एक भी सोल्यूशन नहीं, हम कह रहे हैं कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा बीटा। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा के बीच में जी एक्स 0 ही नहीं है। तो जी एक्स 0 नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब अब आप चलिए एच पे आइए, एच एक्स पे। तो एच एक्स के ऊपर एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल सी एंड डी, और एफ एक्स अगर 0 नहीं है बच्चों तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्योंकि ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जी एक्स वहाँ 0 ना हो, क्योंकि कहीं बीच में अगर जी एक्स 0 हो गया बच्चों तो फिर एच एक्स कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन से ही एच एक्स, इस बात को समझिए, आप पढ़ लेना जाके एफ एक्स बाई जी एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो नीचे लिखा रहता है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो अगर 0 हो गया तो एच एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कहीं पे भी डिनोमिनेटर 0 हो गया और आपका न्यूमरेटर 0 नहीं है उस पॉइंट्स पे, ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि एच अल्फा तो 0 है भाई, वो तो गिवन है। क्यों एच अल्फा 0 है? बिकॉज एफ अल्फा इज 0, बिकॉज यू विल बी राइटिंग एफ अल्फा और जी अल्फा, ऐसे लिखेंगे आप, और ये 0 है और ये नॉन 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप एच बीटा को भी 0 लिखेंगे भाई, और यहाँ पर एफ बीटा और नीचे जी बीटा, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम तो गलत नहीं बोलता, रोल्स थ्योरम कह रहा है कि भाई देखो एच डैश एक्स 0 होगा, और एच डैश एक्स क्या है वो लिख दो। वो कह रहा है कि जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा कम से कम अल्फा और बीटा के बीच में। अब जी एक्स तो नॉन 0 है तो इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कहता है कि जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर x belonging to, this is equal for at least one, for at least one x, and that x belonging to अल्फा एंड बीटा में ये इक्वल है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो नहीं सकता, बट ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि जो माना वही झूठ था, जैसे अभी पीछे किया था। हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग गाइस, हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा एजम्पशन ही क्या था कि जी एक्स जो है वो 0 है, यानी कि जी एक्स इज नॉट, हम लोगों ने बोला था कि जी एक्स 0 नहीं है, हम लोगों ने बोला था कि जी एक्स 0 नहीं है, वो अज्यूम जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एक्स, हेंस our assumption was wrong, so yeah, gx is 0, gx is 0 for at least one real value, at least one real value। ठीक है, तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। अब देखते कि अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अब कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए मतलब वैरायटी देखिए, आप इस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स की वैरायटी देखिए, सोच देखिए कैसे हैंडल करना, कितना मज़ेदार है। तो एफ एक्स हैज़ 5 zeros इन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा एंड इट इज n times
एंड इट इज n टाइम्स डिफरेंशिएबल। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, कई पार्ट है, इसके कितने जीरोज होंगे, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के कितने जीरो होंगे, और सेकेंड इसके डिफ्रेंशिएशन के कितने होंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स। अब चलिए एक बात देखते हैं हम लोग। मान लीजिए, मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसी क्वेश्चन से चलिए समझते बात, है ना। इसी क्वेश्चन की शुरुआत से हम लोग एक काम करते हैं। तो आप मतलब ये इन्होंने दिया कि एफ एक्स 5 जीरो है और एफ एक्स को आप कितने टाइम्स भी डिफरेंशिएबल, ये गिवन रहेगा ऐसे सवालों में जो आजकल आती है, आजकल का ट्रेंड है बच्चों, ठीक है। तो मतलब जितने बार भी चाहो आप डिफरेंशिएट कर लो। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है किसके, एफ एक्स के। तो उनको मैं पॉइंट मान लेता हूँ कि ये अल्फ़ा है ना, ये बीटा है, और ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा 3 है, ठीक है। ऐसे 5 हो गए। अब आप देखें कि ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स अगर भाई कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस भी हो गए। तो देखिए जो एफ डैश एक्स के जीरो आएंगे वो इनके बीच में आएंगे, मतलब कम से कम एक तो आएगा ही। उसको मैं नाम देता हूँ कुछ और, x1, एक यहाँ आना चाहिए। ये एटलीस्ट की बात हो रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो आएंगे। तो अगर इसके 1 2 3 4 5 हैं तो इसके फिर 1 2 3 4 हैं। अब एफ डबल डैश एक्स जैसे आएगा, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स आएगा तो उसका एक यहाँ आएगा, तो वो मान लो y1 है, तो ये y2 आएगा और ये y3। अब क्योंकि आप जितने बार भी डिफरेंशिएट करोगे तो उसके के ऊपर रोल्स थ्योरम लग जाएगी ना। यहाँ अगर ये जीरो है तो बीच में इसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो इसी तरह इसके में आएगा। तो ये फंडा यहाँ पर काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं कि इसके कितने कम से कम जीरोज हो सकते हैं। तो भाई एफ एक्स कॉन्टिन्यूस एफ डैश एक्स, तो इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंस में रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एफ एक्स के कितने जीरोज हैं, एफ एक्स के 5 जीरो हैं, तो ये तो 5 टाइम्स यही जीरो कर देगा। इसके जीरो अगर लेने जाओ भाई प्रोडक्ट में है तो 5 बार तो यही कम से कम जीरो हो रहा है। अब एफ डैश एक्स के कितने जीरो हैं यहाँ पर, बोलो कितने जीरो हैं एफ डैश एक्स के यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसको डबल डैश एक्स कर देते हैं, एफ डबल डैश, एफ डैश एक्स अगर यहाँ पे रहता तो उसके 4 जीरो, इसके 5, तो टोटल 9 आते अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स रहता। लेकिन एफ डबल डैश एक्स के देखिए हमने यहाँ निकाला ही है, तो इसके 2 और इसके 3 है ना, इसके 3 और उसके 5, तो इसके 3, तो टोटल कम से कम 8 जीरोज आएंगे, 8 जीरोज आएंगे। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये कहानी समझ गए आप तो 8 जीरो बता दोगे, ऐसे डायरेक्ट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में पूछ सकते हैं। अब इसके कितने होंगे, अब देखिए इसके अगर 8 जीरो है तो ये तो इसका डेरिवेटिव है, तो इससे कम इसके 7 जीरोज आएंगे। तो पढ़ एफ एक्स के अगर 5 है तो देखिए एफ डैश एक्स के 4 है तो उससे अगले के 3 है ना, तो इसके कितने आएंगे, इसके अगर 8 है तो इसके 7 आएंगे। इस पर रोल्स थ्योरम लगा देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आते हैं। तो इसी तरीके की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, वैसे तो लैग्रेंजेस में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।